राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे संख्याओं के गुणधर्म के संबंध में। इनके अंदर अपन गुणधर्म है समृद्ध गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, सहस्ररेखा का गुणधर्म। इन सभी गुणधर्मों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी संख्याएं होती है। एक अपने पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक संख्या। इन संख्याओं के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हुए फिर इनके गुणधर्मों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? कि ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर के अनंत तक, वह सारी संख्याएं किसमें आती है? पूर्ण संख्याओं में आती है। ठीक है ना? तो शून्य से शुरू होकर अनंत तक की संख्याएं सभी किसमें आती है? पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत मानी जाती है। 0, 1, 2, 3, 4 से लगा करके अपने अनंत तक की सारी संख्याएं किसमें मानी जाएगी? पूर्ण संख्याओं में मानी जाती है। अब आती है अपने प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या के अंदर के प्रकृति के अंदर कौन कौन सी संख्याएं पाई जाती है? ठीक है ना? तो ये 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होकर अनंत तक, अनंत तक की संख्याएं किसके अंतर्गत आएगी? प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आती है। जैसे अपने 1, 2, 3 से लगा करके अनंत तक की संख्याएं इसके अंदर आएगी। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जो भी आ रही है वह सब इसके अंदर आती है। 1 से स्टार्ट होगी। इसके अंदर धनात्मक, ऋणात्मक के अंतर्गत माना जाए तो इसके अंदर ऋणात्मक और शून्य संख्याएं नहीं आती, केवल धनात्मक संख्या ही आती है। ठीक है? अब आपसे एक कथन वाला प्रश्न यदि पूछा जाए तो देखिए, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। इसका मतलब ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो ध्यान रखना है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है ना? पूर्ण संख्याएं होती है। ऐसे भी आ सकता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल होती है। ठीक है ना? चलिए, ऐसा आ जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती ना, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। इसलिए क्या आप सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत में रख सकते हैं? नहीं, शून्य को हम नहीं रख सकते। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। ठीक है ना? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। ओके, ये ध्यान रखोगे। ये सत्य असत्य से संबंधित आपसे पूछा जाता है, ध्यान भी रखना है। अगली अपने कौन सी आएगी? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, इसके अंतर्गत धनात्मक, ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है। ठीक है ना? तो पूर्णांक के अंतर्गत इसमें ऋणात्मक एवं धनात्मक सभी संख्याएं सम्मिलित होती है। ठीक है ना? सारी संख्याएं आती है। ठीक है ना? तो जैसे 0 से इधर प्लस की होगी, धनात्मक होगी, 1, 2, 3, 4 और लगा करके अनंत तक, और 0 से इस और कब क्या होगी? सभी ऋणात्मक होगी। -1, -2, -3 से लगा करके अनंत तक की सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती है? पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती है। इसका मतलब क्या हुआ
कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती है? नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्णांक अंदर भी जीरो से सारी संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होती है। ये भी 1 2 3 4, इसके अंदर भी संख्याएं आ रही है। इसका मतलब हुआ कि पूर्ण और पूर्णांक सभी पूर्ण और प्राकृत सभी पूर्णांक संख्याएं होती है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत होती है? नहीं, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं, ऋणात्मक वाली संख्या प्राकृत में आती नहीं, नहीं पूर्णांक में आती है, नहीं पूर्ण संख्या के अंदर, सॉरी बार बार मिसमैच हो रहा है। तो ध्यान रखना है, सभी पूर्णांक है वो पूर्ण और प्राकृत नहीं होती, लेकिन सभी पूर्ण और प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है ना। चलो अब हम इसके गुण धर्म के संबंध में बात करेंगे। ठीक है ना। चलो तो हम सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के गुण धर्म की बात कर लेते हैं। किसकी? पूर्ण संख्याओं के गुण धर्म से। ठीक है ना। पूर्ण संख्याओं के गुण धर्म की बात करेंगे। और आपका पहला कौन सा गुण धर्म पढ़ेंगे हम? समवृत्त गुण धर्म। ठीक है ना। कौन सा गुण धर्म पढ़ेंगे? समवृत्त गुण धर्म का अध्ययन करेंगे। अब इसके अंतर्गत भी हम जो पूर्ण संख्याएं हैं, इनके अंदर योग के अंतर्गत समवृत्त गुणधर्म, व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त गुणधर्म, गुणन के अंतर्गत समवृत्त गुणधर्म और भाग के अंतर्गत समवृत्त गुणधर्म, इन चारों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। चलो तो हम योग के अंतर्गत समवृत्त गुणधर्म, ठीक है ना, फिर अपन करेंगे व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त गुणधर्म, फिर हम अध्ययन करेंगे गुणन के अंतर्गत समवृत्त गुणधर्म और फिर लास्ट करेंगे भाग के अंतर्गत समवृत्त गुण धर्म। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, पूर्ण संख्याएं ही लेनी है। ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं लेनी है। अब समवृत्त गुणधर्म में योग, योग यानी फिर आप दो पूर्ण संख्या लीजिए और उन दो पूर्ण संख्याओं का योग कीजिए, तब आपके पास में जो परिणाम आएगा, उत्तर आएगा, वो उत्तर आपका क्या आ रहा है? क्या पूर्ण संख्या आ रही है या पूर्णांक संख्या आ रही है या प्राकृत संख्या आ रही है? उसके आधार पर इस गुणधर्म का पाया जाना या नहीं पाया जाना हम तय करेंगे। तो कोई भी दो पूर्ण संख्या लेनी है। मान लीजिए अपने 0 1 और एक अपने ले ली 4। ये दो क्या है? पूर्ण संख्या है। क्यों पूर्ण संख्या? 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती रही। अब इस दोनों का हम क्या करेंगे? योग करेंगे, तब हमारे पास में क्या उत्तर आ रहा है? 4 आ रहे हैं। ये भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जब दो पूर्णांकों का योग किया जाता है तो हमारा परिणाम है वो भी पूर्ण संख्या आती है। ठीक है ना। पूर्ण संख्याओं का योग, दो पूर्ण संख्याओं का योग करने पर जो उत्तर हमारे पास में जो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है? समवृत्त गुणधर्म पाया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? ऐसे आप कितने भी उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम? पूर्ण संख्याओं के योग में समवृत्त गुणधर्म पाया जाता है। ठीक है ना। चलो अब व्यवकलन का अर्थ होता है अपने घटाव या बाकी से। ठीक है ना। ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत भी हम क्या लेंगे? दो संख्याएं लेंगे। ठीक है ना। फिर इसके संबंध में हम बात करें। जैसे ये दो संख्या ली, वही दो संख्या यहां भी ले लीजिए। ठीक है ना। 0 और 4 ये दो ही क्या है? पूर्ण संख्या है। इनका क्या करना है? व्यवकलन यानी बाकी या घटाव। ओके, तो आपको यहाँ पे निशान लगा दीजिए घटाव का। फिर आपके पास में परिणाम के रूप में क्या आ जाएगा? 0 में से आपको 4 घटाने हैं, तो आपके पास में उत्तर आएगा -4। तो क्या आपका परिणाम आ रहा है? वो परिणाम क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या के अंतर्गत 0 1 2 3 4 माइनस की संख्या कभी आती नहीं है।
नहीं आती। इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा भाई कि पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन में समृद्ध गुणधर्म नहीं पाया जाता। परिणाम है वो परिणाम भी पूर्ण संख्या आना जरूरी है। समृद्ध गुणधर्म नहीं पाया जाता है। ओके, ये ध्यान रखो। अब हम अगला गुणन के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। तो ये भी दो संख्या लेनी है आपको, ठीक है। चलो, तो 0 और 4 ये क्या दो पूर्ण संख्या है, इनका क्या करना है आपको, गुणन यानी गुणा करना है। तो आपका परिणाम क्या आ रहा है भाई, 0 आ रहा है। गुणा करने पर 0 को किसी संख्या से गुणा करने पर क्या आता है, 0 ही आता है। तो आपके पास में क्या उत्तर आया, परिणाम 0 आया। तो 0 एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब क्या लिखेंगे आप भाई कि पूर्ण संख्याओं के गुणन में, है ना, के गुणन में समृद्ध गुणधर्म पाया जाता है। बिल्कुल राइट, ठीक है ना। अब हम अध्ययन करेंगे भाग के अंतर्गत, ठीक है ना, समृद्ध गुणधर्म। यही दो संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना। 0 के अंतर्गत 4 का भाग दीजिए, ठीक है ना। तब आपके पास में क्या आएगा कि 0 के 4 टुकड़े, क्या ऐसी कोई चीज है कि 0 है वो और उनके 4 टुकड़े हो सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, ये पूर्ण संख्या है ही नहीं। ये जो आएगा परिणाम वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, ठीक है ना, पूर्ण संख्या नहीं होगी। ओके, तो इसके अंदर क्या लिखोगे भाई कि पूर्ण संख्याओं के भाग में समृद्ध गुणधर्म नहीं पाया जाता है। गुणधर्म नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो अब आपको क्या पता चला भाई कि योग के अंतर्गत और गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं, योग और गुणन के अंतर्गत पूर्ण संख्याओं में समृद्ध गुणधर्म पाया जाता है। व्यवकलन और भाग के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म नहीं पाया जाता है, किसमें, पूर्ण संख्याओं में, ठीक है ना। चलो, अगला अपन अध्ययन करेंगे गुणधर्म क्रम विनिमय। किसका करेंगे, क्रम विनिमय गुणधर्म, ठीक है ना। हम पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ही करेंगे क्रम विनिमय गुणधर्म। मतलब आपको क्या करना है, जो पूर्ण संख्याएं ले रहे हैं उनका क्रम है उसको आपको चेंज करना है। फिर आपको योग करना होगा, व्यवकलन करना होगा, गुणन करना होगा और भाग करना होगा। फिर पता करना है इसके अंदर कौन सा गुणधर्म पाया जाता है। बकायदा ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में भी देख लेते हैं अपने कि क्रम विनिमयता का गुणधर्म कैसे होगा। तो योग के अंतर्गत करेंगे अपन क्रम विनिमय। कोई भी दो पूर्ण संख्या लेनी है। चलो, मान लीजिए 4 और 5 या 4 और 2, कैसे भी मान सकते हैं, ठीक है ना। चलो, 4 और 5, ठीक है ना, ये दो पूर्ण संख्या है, इनका योग, ठीक है ना। फिर आपको क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ना है। तो ऐसे आपको पता करना है, इसका क्रम चेंज करो। ये क्रम 1 नंबर पे था और ये 5 2 नंबर पे था। अब 5 को 1 नंबर पे लाओ और 4 को 2 नंबर पे ले जाओ, ठीक है ना। तो 5 को 1 नंबर पे लाया और 4 को 2 नंबर पे लेके गए। ये क्रम चेंज हो गया ना अपना। तो अब इनका योग करो, 4 और 5 कितने हो रहे हैं, 9। 5 और 4 भी कितने हो रहे हैं, 9। इसका मतलब आपका उत्तर है, परिणाम में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है और पूर्ण संख्या आ रही है। तो आप क्या लिखेंगे भाई कि पूर्ण संख्याओं के योग में क्रम विनिमयता का गुणधर्म पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, क्रम विनिमय का गुणधर्म पाया जाता है, ठीक है ना, योग के अंतर्गत, ठीक है ना। पूर्ण संख्याओं के योग के अंतर्गत क्रम विनिमय का गुणधर्म पाया जाता है। अब हम बात करेंगे व्यवकलन की यानी घटाव की।
ठीक है ना। इसके अंदर भी दो संख्या ले लीजिए, ठीक है ना। ये 4 और ये 5, इनकी क्या करो आप घटाव करो, ठीक है ना। चलो और क्रम चेंज करो, 5 - 4 करो। अब देखो 4 में से 5 जाएंगे, क्या रहेंगे माइनस का 1, और 5 में 4 जाएंगे पीछे कर 1। क्या ये और ये परिणाम बराबर है? नहीं है, ये -1 और ये +1 है, परिणाम बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, व्यवकलन में क्रम विनिमय गुणधर्म नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखो, नहीं पाया जाता, ठीक है ना। चलो पूर्ण संख्याओं के गुणन के अंतर्गत भी हम बात कर लेते हैं। तो दो संख्या लेनी है, गुणा करना है, ये 4 और 5 का गुणा। अब क्रम को चेंज करना है, क्रम विनिमय में 5 और 4, ठीक है ना। तो 4 5 का गुणा 20, 5 4 का भी गुणा 20। उत्तर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, क्रम विनिमय का गुणधर्म पाया जाता है, किसमें, पूर्ण संख्याओं के गुणन में क्रम विनिमयता का गुणधर्म पाया जाता है। अब हम बात कर लेंगे भाग के अंतर्गत, ठीक है ना। 4/5 बराबर 5/4। आपने क्रम चेंज कर लिया ना, ये ऊपर था, ये नीचे था, ये ऊपर और ये नीचे चला गया, ओके, क्रम चेंज हो गया है। अब हम भाग करेंगे तो इनका उत्तर और इनका उत्तर बराबर आना संभव नहीं है। देख लीजिए 4 के अंतर्गत भाग जा ही नहीं रहा है 5 का, तो क्या है दशमलव, फिर इनके पीछे 0 लिखेंगे तो हो जाएगा 40। 40 के अंदर 5 का भाग जाएगा कितनी बार अपने, 8 बार, ठीक है ना। अब इनके अंदर 5 के अंदर 4 का भाग दे दिए तो कितनी बार, 1 बार जाएगा। फिर पीछे रहेगा अपने 2 नहीं 1, पीछे आएगा अपने 0, फिर 10 के अंदर जाएगा 2 बार, फिर पीछे रहेंगे 2, 0 और 5 बार। क्या ये और ये बराबर है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्रम विनिमय का गुणधर्म नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, नहीं पाया जाता, ठीक है ना। चलो तो हमने 2 गुणधर्म पढ़ लिए, एक हमने समृद्ध गुणधर्म, दूसरा हमने क्रम विनिमयता का गुणधर्म। अगला हम पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत ही बात करेंगे अपने सहस्रेता का गुणधर्म, ठीक है ना। इसके अंतर्गत भी यही बात होगी, ठीक है ना। चलो यदि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो भी आप मुझे फटाफट बता दीजिएगा, क्योंकि आप अपना कमेंट है वह कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। अब हम बात करेंगे अब 3 नंबर सहस्रेता का गुणधर्म। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, पूर्ण संख्याओं के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो योग के अंतर्गत सहस्रेता गुणधर्म। अब इसके अंदर कम से कम कितने होंगे, 3 संख्याएं होगी, पूर्ण संख्या होगी वो कितनी, 3 संख्याएं होना जरूरी है, ठीक है ना। चलो तो मान लीजिए कोई भी 3 पूर्ण संख्या मान लीजिए, एक 2 मान लो, एक 3 मान लो और एक 6 मान लो। अब इनका क्या करना है आपको, योग के अंतर्गत, ठीक है ना। अब सहस्रेता का बहुत पसंद है, बहुत सिंपल, इसके अंतर्गत कोष्टक लगा हुआ होगा, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है। अगला आपने क्या रहेगा भाई, बराबर ये संख्या है, क्रम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है सहस्रेता का, लेकिन क्या होगा भाई अपने, ये 2 + 3 + 6 कोष्टक चेंज होगा, कोष्टक आगे पीछे आ रहा है। संख्या ये बाहर थी, अब ये कोष्टक अंदर चली गई, ये अंदर थी, ये बाहर चली गई। अब इसका जोड़ कीजिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम करेंगे कोष्टक के अंतर की जोड़, 3 और 6 9, इसके अंतर्गत भी अंतर करेंगे, कितना आएगा 5 और +6। अब इसका योग कीजिए, कितना आ रहा है 11, इसका योग कर दीजिए, कितना आ रहा है अपने पास 11। इसके अंदर क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं ना। इसका मतलब हुआ कि पूर्ण संख्याओं के योग में सहस्रेता का गुणधर्म पाया जाता है। ध्यान रखोगे, योग के अंतर्गत क्या है, सहस्रेता का गुणधर्म पाया जाता है, ठीक है ना। चलो तब अपन बात करेंगे व्यवकलन के अंतर्गत, ठीक है ना। चलो थोड़ा
मिटो देते हैं। अब अपन बात करेंगे व्यवकलन के अंतर्गत, ठीक है ना। तो संख्या सेम ले लीजिए बोली, 2, 3 और 5 है, या 6 ले लीजिए, ठीक है ना। अब व्यवकलन में घटाव करना है, ठीक है ना। अब ये दो संख्या है, 2, 3 और 6, ठीक है ना। अब ये हो गया आपके, बस इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, कोष्टक संयोजन, एक अंदर है एक बाहर हो रही है, ठीक है ना। चलो अब ये 2 माइनस कोष्टक 3 में तो 6 के पीछे माइनस के 3, 2 में से -3 गया माइनस का 1 और माइनस के 6 है। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ये -1 -6 क्या हो रहा है, 5, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस के 7 आ रहे हैं। क्या ये और ये परिणाम बराबर है, नहीं है। यदि परिणाम बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई, व्यवकलन के अंतर्गत शास्त्रीयता का गुणधर्म नहीं पाया जाता, इसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। कौन सा गुणधर्म भाई, शास्त्रीयता का गुणधर्म नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे हम देख लेते हैं गुणन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत देख लेते हैं हम, गुणन के अंतर्गत, ठीक है ना। गुणन के अंतर्गत शास्त्रीयता का गुणधर्म, ठीक है ना। 2 गुणा 3 गुणा 6, 2 गुणा 3 गुणा 6, बस कोष्टक ही चेंज हो रहा है, क्रम चेंज नहीं हो रहा है। पहचानने का बहुत ही अच्छा तरीका है अपने। अब 2 गुणा 18 बराबर 6 गुणा 6 करो, कितने आ रहे हैं, 37, बराबर इधर भी कितने आ रहे हैं, 37। इनका मतलब क्या है, इसके अंतर्गत गुणधर्म पाया जाता है, परिणाम क्या रहा है, बराबर आ रहे हैं। ओके, चलो अब हम बात करेंगे भाग के अंतर्गत। इनके अंतर्गत देना है आपको, ठीक है ना। ये 2 भाग 3 भाग 6, 2 भाग 3 भाग 6, इनका और इनका उत्तर परिणाम बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखिए। 2 भाग 3/6 बराबर 2/3 भाग 6। इसका मतलब ये संख्या क्या है, बराबर आना, इसका उत्तर संभव नहीं है। देख करके भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे भाई आगे, इसके अंतर्गत भी गुणधर्म है, शास्त्रीयता का गुणधर्म नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, नहीं पाया जाएगा। तो आज अपने पूर्ण संख्याओं के गुणधर्मों से संबंधित बात कर लिए। कल हम अध्ययन करेंगे पूर्णांकों के बारे में, फिर अपन प्राकृत संख्याओं के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। चलो।